कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि जून 2020 में आ चुका है ऑलरेडी। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जून 2021 में भी ये क्वेश्चन आए। ठीक है ना। तो बिना समय बर्बाद किए इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारे प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिए जहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे MCO 3 से रिलेटेड या फिर किसी भी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जिसका भी आप एग्ज़ाम देने वाले हो। तो आप वहाँ पे विजिट कीजिए, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जिनको आप स्टडी करके एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हो। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विच इज़ अबाउट द रिसर्च रिपोर्ट एंड व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। आप जब रिपोर्ट राइटिंग करोगे तो उसके कौन कौन से स्टेजेस होंगी। ठीक है ना। चलिए फिर बात कर लेते हैं कि रिसर्च रिपोर्ट का मतलब क्या होता है। सो अ रिसर्च रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय एनालिस्ट और स्ट्रेटेजिस्ट हु इज ए पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट रिसर्च टीम इन अ स्टॉक ब्रोकरेज और इन्वेस्टमेंट बैंक। है ना। तो रिसर्च रिपोर्ट यहाँ पे स्टॉक ब्रोकरेज और इन्वेस्टमेंट बैंक की बात की जा रही है, बट ये रिसर्च रिपोर्ट किसी और के द्वारा भी तैयार किया जा सकता है। तो आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना, आपको बस इस बात के ऊपर ध्यान देना है कि एक रिसर्च रिपोर्ट जो होती है वो एक डॉक्यूमेंट होती है जिसको एक एनालिस्ट या फिर एक स्ट्रेटेजिस्ट के द्वारा तैयार किया जाता है ना, जिसका इस्तेमाल जो है डिफरेंट चीज़ों में इन फ्यूचर में किया जाता है। अ रिपोर्ट में फोकस ऑन द स्पेसिफिक स्टॉक ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर, अ करेंसी, कमोडिटी और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट और जोग्राफिकल रीजन और कंट्री। है ना। तो यहाँ पे जनरली स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है बिकॉज हम कॉमर्स से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड करा है कि ये कॉमर्स से रिलेटेड ही रहे। राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है कि एक रिसर्च रिपोर्ट जो होता है उसमें जो मेन फोकस है वो हो सकता है कि वो इंडस्ट्री सेक्टर के ऊपर, करेंसी के ऊपर, कमोडिटी के ऊपर या फिर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के ऊपर वो उनका फोकस हो। बट यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स की भी बात की जा सकती है। जब हम रिसर्च रिपोर्ट तैयार करेंगे किसी पर्टिकुलर फील्ड की तो हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंसी की तो बात नहीं करेंगे ना। जिस चीज़ के ऊपर भी हम रिसर्च कर रहे हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वो सारी चीज़ें वहाँ पे हो जाएंगी। तो रिसर्च रिपोर्ट का मतलब ही यही होता है कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उसके ऊपर उसका एक रिपोर्ट तैयार करना, जहाँ पे आप अपने जो की एरियाज़ हैं उसको फोकस करके आप अपने जो भी आपने रिसर्च किया है, जो भी फाइंडिंग्स आपको मिली हैं, आप उस रिपोर्ट में उसको इंक्लूड करते हो। राइट। तो उसे ही हम कहेंगे रिसर्च रिपोर्ट। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं स्टेजेस इन प्रिपरेशन ऑफ अ रिपोर्ट। जब आप रिपोर्ट तैयार करते हो तो ऐसे कौन कौन से स्टेजेस हैं जिनको पार करके आपको रिपोर्ट को तैयार करना होता है। सबसे पहला होता है द लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जब आप किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हो तो उसकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। और साथ ही साथ जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसको आपको अच्छे तरीके से एनालाइज करना होगा, उसको समझना होगा, उसको समझ करके इम्प्लीमेंट करना होगा जो भी आपके मेथड्स हैं उनको, ताकि आप अच्छे तरीके से रिसर्च को कर पाओ। तो ये तो सबसे पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है प्लानिंग और डिज़ाइनिंग द फाइनल आउटलाइन ऑफ द रिपोर्ट। जो भी रिपोर्ट आप तैयार कर चुके हो उसकी प्लानिंग आपको अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी, उसकी डिज़ाइनिंग आपको अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी, उसका आउटलाइन जो है ना, प्लानिंग डिज़ाइनिंग जो है फाइनल आउटलाइन का वो रिपोर्ट का, उसको आपको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। तीसरा है राइट अप प्रिपरेशन ऑफ रफ ड्राफ्ट। आपको जो है रिसर्च डायरेक्टली तो आप पब्लिश कर नहीं सकते, तो आपको उसको जो है सबसे पहले रफली एक बुक में, एक नोटबुक में आपको तैयार करना होगा, लिखना होगा, ताकि वहाँ पे किसी भी तरह का रफ में आप कर रहे हो तो किसी तरह का स्पेलिंग मिस्टेक वहाँ पे ना हो। प्लस और भी बहुत तरह की चीज़ें हैं जिसका ध्यान आपको रखना पड़ता है। मतलब शुरू में आपको रफ तैयार करना पड़ता है, फिर जा करके आप फाइनली उस रिपोर्ट को लिखते हो विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक्स। राइट। चौथा है पॉलिशिंग और फाइनलाइजेशन ऑफ रिपोर्ट। तो यहाँ पे आप पॉलिशिंग करने की कोशिश कर रहे हो अपने रिपोर्ट का, साथ ही साथ उसको फाइनलाइज कर देते हो रिपोर्ट को, ताकि आप उसको पब्लिक डोमेन में पब्लिश कर सको। है ना। तो ये जो 4 पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं उन्हीं 4 पॉइंट्स को हम डिटेल में अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। सो इट इज़ द फर्स्ट स्टेज विच इज़ प्राइमरली कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट। है ना। तो ये पहला स्टेज है जिसका मेन काम, जो मेन कंसर्न है, जो प्राइमरी कंसर्न है वो ये है कि आपको अपने सब्जेक्ट को डेवलप करना होगा। मतलब किस टॉपिक के ऊपर आपको रिसर्च करना है तो उस चीज़ के बारे में जानकारी आपको अच्छे तरीके से इकट्ठा कर लेनी होगी। देयर आर 2 ways टू डेवलप अ सब्जेक्ट। यहाँ पे 2 तरीका होता है अपने सब्जेक्ट को डेवलप करने का। एक होता है लॉजिकली और दूसरा होता है क्रोनोलॉजिकली। है ना। सो द लॉजिकल डेवलपमेंट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल कनेक्शंस एंड एसोसिएशंस बिटवीन वन एस्पेक्ट एंड अनदर बाय मीन्स ऑफ लॉजिकल एनालिसिस। राइट। तो जो लॉजिकल डेवलपमेंट है उसको आप तैयार कर सकते हो अपने मेंटल कनेक्शंस और एसोसिएशंस के द्वारा बिटवीन वन एस्पेक्ट एंड अनदर।
है ना। एंड बाय मीन्स ऑफ लॉजिकल एनालिसिस, आप लॉजिकल एनालिसिस करके आप चीज़ों को क्रिटिक्स बन करके आप चीज़ों को क्रिटिक करके आप जो है एक लॉजिकल एनालिसिस करके आप अपना डेवलपमेंट जो लॉजिकल डेवलपमेंट है वो तैयार कर सकते हो किसी भी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। लॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफन कंसिस्ट ऑफ डेवलपिंग मटेरियल फ्रॉम द सिंपल टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। लॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो जब आप रिसर्च करते हो, जब आप सब्जेक्ट मैटर को जब आप तैयार करते हो, तो वहाँ पे जो आपका मटेरियल होता है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। मतलब आप चीज़ों को सिंपली स्टार्ट करोगे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, या आप उसको कॉम्प्लेक्स बनाते जाओगे, है ना। क्योंकि आपको फैक्ट फाइंडिंग एक तरह से रिसर्च आप कर रहे हो, आप चीज़ों को आपको फैक्ट्स चेक करने हैं, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स का इस्तेमाल करोगे ताकि चीज़ें जो है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएँ। मतलब कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए ना हो, ऐसा लोगों को देखने में लगे कि वो कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, बट आप नई चीज़ों को उसमें ऐड करके और भी बेहतर रिजल्ट को पाने के लिए आप रिसर्च को कर रहे हो, है ना। क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सो क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट का मतलब होता है इट इज़ बेस्ड ऑन अ कनेक्शन और सीक्वेंस इन टाइम, है ना। समय के ऊपर जो कनेक्शन है, समय के साथ जो कनेक्शन है, जैसे कि सपोज आज कुछ हुआ, फिर 2 साल बाद फिर कुछ हुआ, फिर 4 साल बाद फिर कुछ हुआ, फिर 6 साल बाद कुछ हुआ, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो रहा है ना, सीक्वेंस ऑफ टाइम की बात की जा रही है। तो सीक्वेंस ऑफ टाइम या फिर जो कनेक्शन होगा दोनों चीज़ों के बीच में, हैपनिंग ऑफ इवेंट्स के बीच में, देखो यहाँ पे बोला गया है ना, हैपनिंग ऑफ इवेंट्स के बीच में, उसको एक तरीके से मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे हम क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट को करेंगे। जैसे कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, जैसे कि मेडिकल साइंस में ही ले लो। पहले किसको पता था कि हर एक चीज़ का हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं? किसी को नहीं पता था। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे लोगों को पता चला कि चलो ठीक है, पहले हम लोग पैर का ऑपरेशन किया, फिर सर का ऑपरेशन किया, फिर पेट का ऑपरेशन किया। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, कुछ भी बता रहा हूँ, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्रोनोलॉजिकल चल रहा है। ये साल दर साल चीज़ें जो हैं हम लोग बेहतर बनाते जा रहे हैं, हम ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट को कर पा रहे हैं, राइट। तो क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ऐसा कनेक्शन या फिर टाइम सीक्वेंस जो कि हैपनिंग ऑफ इवेंट्स के ऊपर डिपेंड करता हो, राइट। द डायरेक्शन फॉर डूइंग समथिंग यूजुअली फॉलो द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो किसी भी चीज़ को करने का जो डायरेक्शन होगा वो फॉलो करेगा किस चीज़ को? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा फंबलिंग हो जा रहा है। अगला पॉइंट है डिजाइनिंग द फाइनल आउटलाइन ऑफ द रिपोर्ट। सो इट इज़ द सेकंड स्टेज इन राइटिंग द रिपोर्ट। ये दूसरा स्टेज है। हैविंग अंडरस्टूड द सब्जेक्ट मैटर, द नेक्स्ट स्टेज इज स्ट्रक्चरिंग द रिपोर्ट एंड ऑर्डरिंग द पार्ट्स एंड स्केचिंग देम। तो जो अगला स्टेज है हमारा, जो हमारा अगला टॉपिक है जो हम इसमें करने वाले हैं, उसमें आपको क्या करना पड़ता है? रिसर्च रिपोर्ट में जब आपने अपना सब्जेक्ट को डेवलप कर लिया, तो फिर अब आप उसकी आउटलाइन को तैयार करने की कोशिश करते हो। उसके लिए आपको उसको डिज़ाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जो हमारा अगला स्टेज है, वहाँ पे आप रिपोर्ट को स्ट्रक्चर करोगे कि किस तरीके से आपको लिखना है ना। और एंड ऑर्डरिंग द पार्ट्स, और जो भी उसके पार्ट्स हैं आप उसको ऑर्डर में सजाओगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, उसको आप उसको ऑर्डर में सजाओगे। उसके साथ आप उसको स्केच करोगे, मतलब उसको अच्छे तरीके से आउटलाइन करोगे, उसको तैयार करोगे ताकि वो देखने में खूबसूरत लगे। इस तरह की चीज़ें जो है दूसरे वाले स्टेज में की जाती हैं। दिस स्टेज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टेज। इसको हम लोग प्लानिंग या फिर ऑर्गेनाइजेशन स्टेज भी कह सकते हैं। आइडियाज़ में पास थ्रू द ऑथर्स माइंड। जो आइडिया होंगे वो डेफिनेटली ऑथर के माइंड से ही पास करेगा, अनलेस ही फर्स्ट मेक्स हिज प्लान। अगर वो स्टार्टिंग में अपने प्लान को नहीं बनाता, स्केच डिज़ाइन को नहीं बनाता, ही विल बी अनेबल टू अचीव अ हार्मोनस सक्सेशन। उसको जो है एक हार्मोनस सक्सेशन, मतलब वो सक्सीड नहीं कर पाएगा अपने काम में जो भी वो करना चाह रहा है। एंड विल नॉट इवन नो वेयर टू बिगिन एंड हाउ टू एंड। उसको पता ही नहीं चल पाएगा कि शुरुआत कहाँ से करनी है और कहाँ पे ख़त्म करना है। तो आइडिया जो होता है वो ऑथर के माइंड से ही पास करता है। और उसको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब तक वो प्लान नहीं करेगा, स्केच नहीं करेगा, डिज़ाइन नहीं करेगा, वो जो सक्सेस पाना चाह रहा है अपने रिसर्च में, वो उसको अचीव नहीं कर सकता। और उसको ये समझ में नहीं आएगा कि चीज़ें कहाँ से शुरू करनी है और कहाँ पे ख़त्म करनी है। बेटर कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स इज़ पार्टली अ मैटर ऑफ लैंग्वेज बट मोस्टली अ मैटर ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द रिपोर्ट, है ना। तो अच्छा कम्युनिकेशन, जब आप रिपोर्ट को आप किसी के टेबल पे रख रहे हो तो उसे वो रिपोर्ट समझ में आ जाए, उसके लिए जो भी डेटा आपने वहाँ पे डाला है या फिर जिस भी तरीके से आपने डेटा को वहाँ पे डाला है, वो अच्छे तरीके से उस तक कम्युनिकेट करना चाहिए। देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप मुंह से बोल करके नहीं समझा सकते। जो डेटा वाली चीज़ होगी वो डेटा देख करके ही समझ में आएगा। तो आपको अपने डेटा को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करना है ताकि वो एक तरीके से जो भी उसको देख रहा है उसके साथ वो कम्युनिकेट कर सके, है ना। तो जो बेटर कम्युनिकेशन होता है वो एक तरह से लैंग्वेज का मैटर नहीं होता, वो मोस्टली मैटर होता है कि किस तरीके से प्लान और ऑर्गेनाइज करके आप अपने रिपोर्ट को तैयार करते हो, ताकि सामने वाला जो है वो उसको देख करके फटाक से समझ जाए कि जो व्यक्ति है मुझे ये बताना चाह रहा है इस डेटा के माध्यम से, राइट। सो डिज़ाइनिंग द फाइनल आउटलाइन ऑफ द रिपोर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
पॉइंट है या फिर स्टेज है। तीसरा है प्रिपरेशन ऑफ रफ ड्राफ्ट। द थर्ड स्टेज इज टू राइट अप ड्राफ्टिंग ऑफ द रिपोर्ट। जो तीसरा स्टेज है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं और चीज़ों को ड्राफ्ट करते हैं। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेज टू रिसर्चर। किसी भी रिसर्चर के लिए ये स्टेज बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है, एज ही और शी नाउ सिट्स टू राइट डाउन व्हाट ही और शी हैज़ डन इन हिज रिसर्च, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो भी है, चाहे वो वह है, मतलब लड़का है या लड़की है, आई मीन लेडी है या फिर मैन है या फिर वुमेन है, ये लोग जो है जो भी अब उनकी राइटिंग होती है ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज वाला होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी उनकी रिसर्च है वो उसको लिखते हैं, है ना। अच्छे तरीके से वो लोग लिखने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो है जो भी चीज़ें, जो भी मैसेज, जो भी पॉइंट्स वो कन्वे करना चाह रहे हैं रीडर के पास, वो चीज़ें कन्वे हो जाएं। Here the clarity in communication reporting is influenced by some factors such as who the reader are, how technical the problem is, and the researchers hold over the facts and techniques. The researchers command over the language, the data of the completing of his notes, and documentation and availability of analyzed reports. क्या बात बोली गई यहाँ पे कि जो क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन है रिपोर्टिंग का, है ना, जब आप रिपोर्ट कर रहे हो तो जो चीज़ें आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो वो आप ठीक तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हो कि नहीं, रिपोर्टिंग आप ठीक तरीके से कर पा रहे हो कि नहीं, वो वेरियस फैक्टर्स के द्वारा अफेक्ट की जाती हैं। उसको बहुत सारे फैक्टर्स जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। वो फैक्टर क्या क्या हैं कि रीडर कौन है ना। सपोज मैं एक बच्चे को रीड करने के लिए दे दूँ इकोनॉमिक सर्वे, उसको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। मे भी शायद वो पूरा पढ़ दे बट उसको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो जो भी रिपोर्टिंग आप कर रहे हो उसको आपको ध्यान देना है कि क्या कौन रीडर कौन है। अगर रीडर आपको रीडर के अकॉर्डिंग अपने अपने रिपोर्टिंग को करना है। अगर रीडर अलग हो, अलग अलग तरीके का होगा तो उसको रिपोर्ट को वो अलग तरीके से समझने की कोशिश करेगा। जो प्रॉब्लम है वो कितना टेक्निकल है ना। रिसर्चर का जो है होल्ड फैक्ट्स और टेक्निक्स के ऊपर कितना ज़्यादा है, क्योंकि आपका अगर होल्ड अपने सब्जेक्ट मैटर के ऊपर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च को तैयार कर पाओगे, राइट। द रिसर्चर्स कमांड ओवर लैंग्वेज। जो लैंग्वेज है, जिस भी लैंग्वेज में वो राइट डाउन कर रहा है उसके ऊपर रिसर्चर का कमांड किस तरीके का है, क्योंकि अगर रिसर्चर की लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी, उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तो वो ठीक तरीके से लिख नहीं पाएगा, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा जो है एक तरीके से अफेक्ट किए करता है, राइट। अपने कमांड के जिनका अपने लैंग्वेज के ऊपर कोई कमांड नहीं होता या फिर जिनको अपने कंटेंट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसको वो जो है ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, उनकी क्लैरिटी नहीं होती है प्रॉब्लम के बारे में, जैसा कि मैंने कहा लैंग्वेज के ऊपर उनका कमांड नहीं होता है। तो इस चीज़ के कारण होने के कारण, बहुत सारे कारण होने के कारण उनको ड्राफ्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना। और उनको बार बार ऐसा भी होता है कि कई बार उनको ड्राफ्ट तैयार करना पड़ता है, मतलब एक बार में उनसे हो ही नहीं पाता क्योंकि उनका लैंग्वेज में कमांड नहीं है, राइट। वेरियस ऑफ रीजंस के कारण जो कि मैंने अभी आपको ऊपर में बताए थे, उन सारे कारण के कारण वो जो है एक तरीके से ड्राफ्ट को ठीक तरीके से तैयारी नहीं कर पाता, उसको बार बार करना पड़ता है, राइट। तो वहाँ पे देखो उसको फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट, फोर्थ ड्राफ्ट, कितनी बार उसको तैयार करना पड़ा तब जाकर के वो अपने फाइनल रिपोर्ट पे पहुँच रहा है ना। चौथा पॉइंट है फाइनलाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट। दिस इज द लास्ट स्टेज, परहैप्स द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज ऑफ द फॉर्मल राइटिंग। तो फाइनलाइजेशन ऑफ रिपोर्ट में जो स्टेज होता है वो सबसे आखिरी स्टेज होता है और ये सबसे डिफिकल्ट स्टेज भी होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको फॉर्मल राइटिंग करनी होती है। यहाँ पे आप कैजुअल राइटिंग नहीं कर सकते। जब हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, देखना कहीं से कुछ भी डेटा इकट्ठा करते हैं तो हम उसको बहुत कैजुअली लिख देते हैं कि ऐसा हुआ वैसे हुआ, है ना। लेकिन जब आप उसको फाइनलाइज करना, जब आप उसको किसी के सामने प्रेजेंट करना है तो उस चीज़ में आपको बहुत अच्छे तरीके से ग्रामर का इस्तेमाल करते हुए, अच्छे तरीके से क्या कहूँ, अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए, उन सारी चीज़ों का अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए जो है आपको जो है फॉर्मल राइटिंग के तहत जो है अपने रिपोर्ट को फाइनलाइज करना होता है। इट इज़ ईजी टू बिल्ड द स्ट्रक्चर बट इट टेक्स मोर टाइम फॉर पॉलिशिंग एंड गिविंग फिनिशिंग टचेस, है ना। तो आपको बॉडी को स्ट्रक्चर करना, जो बिल्ड करना, उसको बहुत आसान है, लेकिन सबसे ज़्यादा समय लगता है चीज़ों को पॉलिश करने में। जैसे कि आपने सुना होगा कि किसी भी काम को जब आप करोगे, है ना, तो जो उसकी स्टार्टिंग होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। आप स्टार्टिंग तो किसी तरीके से कर लोगे, लेकिन फिनिश करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिनिशिंग अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हो, सपोज आपने पेंट करना ही स्टार्ट किया तो पेंट तो आपने ऐसे वैसे कर लिया, लेकिन पेंट जो इधर उधर लग गया है दीवारों में, ज़मीन में या फिर कहीं पर भी, उसको अगर आप अच्छे तरीके से मिटा नहीं पाओगे, फिनिश नहीं कर पाओगे तो वो घर खूबसूरत नहीं लगेगा, है ना। उसी तरीके से जब आप स्ट्रक्चर को बिल्ड कर लेते हो वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा टाइम जो है पॉलिशिंग में और फिनिशिंग टच देने में लगता है किसी भी चीज़ को। टेक फॉर एग्जाम्पल द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस। एक हाउस कंस्ट्रक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं। अप टू रूफिंग स्टेज द वर्क इज़ वेरी क्विक, है ना।
छत बनाने तक जो आपका काम है वो बहुत ही आसानी से जल्दी जल्दी हो जाएगा, वेरी क्विक, बट बाय द टाइम द बिल्डिंग इज़ रेडी इट टेक्स अप अ लॉट ऑफ टाइम। बट जितने समय तक वो पूरा घर बनकर तैयार करना होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है ना। रूफिंग तक का काम देखना आपका बहुत जल्दी से हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ज़्यादा समय लगता है उसको फिनिशिंग टच देने में, है ना। आपको अलग अलग चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, राइट। तो फाइनलाइजेशन ऑफ रिपोर्ट भी कुछ इसी तरीके का है। द रफ ड्राफ्ट वेर इट इज़ अ सेकेंड और एंड मतलब जैसे कि मैंने कहा ना कि रफ ड्राफ्ट जो है वो कई बार कईयों को लिखना पड़ता है क्योंकि उनका लैंग्वेज के ऊपर कमांड नहीं होता, टेक्निकल नॉलेज कम होता है ना। तो ये आप यहाँ पे एंथ ड्राफ्ट का मतलब है कि जितनी बार भी उसने लिखा है। तो जो रफ ड्राफ्ट होगा हैज़ टू बी री रिटन, उसको आपको अच्छे तरीके से लिखना होगा। पॉलिश इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट, उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको अच्छे तरीके से पॉलिश करना होगा। द केयरफुल रिविजन ऑफ द रफ ड्राफ्ट मेक्स द डिफरेंस अ मीडियोकर एंड गुड पीस ऑफ राइटिंग, है ना। अगर आप उसको केयरफुली रिवाइज कर पाओ, ड्राफ्ट को अच्छे तरीके से तैयार कर पाओ, तो जो है एक तरीके से जो मीडियोकर या फिर एक अच्छी पीस ऑफ राइटिंग जो डिफरेंस होता है वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। क्योंकि मीडियोकर जो होता है वो बहुत ही कैजुअल तरीके से चीज़ों को तैयार कर देता है, बट एक अच्छी पीस ऑफ राइटिंग आपको तैयार करने के लिए आपको अपने ड्राफ्ट को बहुत अच्छे तरीके से लिखना, उसको समझना, उसको पॉलिश करना, उसको फाइनलाइज करना, उसको फिनिशिंग टच देना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। वाइल पॉलिशिंग एंड फाइनलाइजिंग वन शुड चेक द रिपोर्ट फॉर इट्स वीकनेसेस इन लॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द सब्जेक्ट एंड प्रेजेंटेशन कोहेजन। यहाँ पे जो बात बोली गई वो ये है कि जब भी आप अपने रिपोर्ट को किसी को प्रेजेंट करोगे तो उसको काउंटर करने के लिए वो कुछ बातें आपसे करेगा, तो उसकी बातों को काउंटर करने के लिए आपके पास आंसर होने चाहिए, आपके पास फैक्ट होने चाहिए, आपके पास फिगर्स होने चाहिए, जो कि अगर उसी रिपोर्ट में अवेलेबल हो तो ज़्यादा सही है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। क्योंकि हर एक व्यक्ति रिपोर्ट में ना वीकनेस फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि रिपोर्ट में इस चीज़ की कमी है, ये तो आपने किया ही नहीं, है ना। तो उस चीज़ का जवाब आपको रेडी रखना पड़ेगा, राइट। आपको कुछ ऐसा तैयार करना पड़ेगा ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और आपकी रिपोर्ट ज़्यादा वीक ना लगे। ही और शुड ऑल्सो चेक द मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, है ना। जो मैकेनिक्स है राइटिंग का, मतलब जब आप लिख रहे थे तो जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल किया था उस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने लैंग्वेज का इस्तेमाल किस तरीके से किया, उसका यूसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामर आपने किस तरीके से इस्तेमाल करा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। स्पेलिंग और पंक्चुएशन, ये वो कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम मैकेनिक्स कहेंगे राइटिंग की, जिसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अच्छा रिपोर्ट लिखना चाह रहे हो तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था जहाँ पे मैंने आपको एक अच्छे रिपोर्ट की जो एसेंशियल क्वालिटीज़ नहीं, जो प्रिपरेशन का स्टेज है वो मैंने अभी आपको बताया है। आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, बिकॉज एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास हमारे चैनल की जानकारी नहीं है, या फिर है भी तो उन्होंने सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ, तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन दबा देना, क्योंकि अब से धड़ल्ले से वीडियोस अपलोड होंगी। अब मैं कंटेंट उसको सजाने के ऊपर ध्यान नहीं देने वाला। मेरा बस मेन टारगेट है कि आपको किसी तरीके से एग्ज़ाम पास करवाना है। आप अच्छे तरीके से अगर हमारे चैनल्स को फॉलो करेंगे, हमारे वीडियोस को फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही अच्छे जाएंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे मैं एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बुक होता है ना, वही आपका मेन रॉ मटेरियल होता है, वही आपका मेन स्टडी मटेरियल होता है। मैंने बहुत सारे चैनल्स पे देखा है जहाँ पे वो बुक्स को जो PDF है उसको अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके PPT के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, है ना। मैंने भी कोशिश करी, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और मुझे वहाँ पे चीज़ों के साथ डिस्टॉर्ट करना पड़ रहा है। मैं आंसर्स को ज़्यादा बड़े तरीके से नहीं लिख पा रहा हूँ। जो आंसर बुक में दिया हुआ है मैं उसको हूबहू नहीं लिख पा रहा हूँ, मुझे चीज़ों को छोटा करना पड़ रहा है, आंसर को छोटा करना पड़ रहा है। पर मैं एक बात आपको बता दूँ कि अगर आपको अच्छे तरीके से स्टडी करनी है तो आप काट छाट के स्टडी नहीं कर सकते, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको यूनिट वाइज स्टडी करा रहा हूँ या फिर पूरा बुक ही आपको पढ़ना है। अभी हम कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे तरीके से डिटेल में करना पड़ेगा ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छे तरीके से लिख पाओ, राइट। तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा आई गेस। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट और शेयर करना। कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको किसी तरह का इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी मुझे बताओ, और साथ ही साथ इसको शेयर करना मत भूलना। शेयर नहीं करोगे तो फिर लोगों तक ये बात पहुँच नहीं पाएगी, वो भी अच्छे तरीके से स्टडी नहीं कर पाएंगे और एग्जाम में उनके साथ कुछ गलत हो मुझे नहीं पसंद, है ना। एग्जाम बहुत ही आसान होते हैं इग्नू के, बशर्ते अगर आप उसको अच्छे तरीके से स्टडी करके जाओ तो, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखो, बाय।